अस्सलाम वालेकुम सर। यार पहली बड़ा बंदना ओए बंद कर। जी वालेकुम अस्सलाम। नंबर देख लिए सबने अपने अपने? नो सर। यस सर। देख ले जाके पोर्टल के ऊपर। ओके सर। जिशान यस सर। बेटे आई एम रियली सॉरी, वो बीच में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। आपने वो आगे पीछे लिखे हुए थे ना, वो यस सर। वो टेबल के कंटेंट्स, उसकी जी वजह सर, से ऊपर नीचे हो गया था। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं सर, मैं भी परेशान हो गया था, मैं पता नहीं कहाँ से करते हैं। लेकिन उससे ये मुझे पता लग गया था कि आपने पढ़ के लिखा होगा। जी सर, बस पता ही था। जूबिया ओ तेरी हाँ जी सर। चीटिंग की थी? नहीं लग रहा था मुझे। नहीं सर, आपके सामने ही लिख रही थी। चीटिंग क्या करने वाली कौन सी बात है? ये जूबिया वही वाली है ना, वो रेड हुडी वाली? जी अच्छा, बड़े नंबर लिए हैं। मैं तो हैरान परेशान हो गया। मैं कहा ये आवाम इतना पढ़ती है। देखे मार्क्स अपने? जी सर। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? कितने हैं जूबिया? 19 है। ठीक है निशा। जी सर। यार लाहौर में कौन कौन है? सर मैं सर मैं मारिया भी मेरे साथ मैं भी रहती हूँ। मैं ना सोच रहा हूँ कि ये सिलेबस का एंड करके ना, तो क्या नाम है, जो जो लाहौर वाले हैं, जो जो आ सकता है ठीक है, मैं सबको वैसे मेल कर दूंगा, जो जो आ सकता है वो आ जाए। तो एक क्लास रख ओके लेंगे, सर। उसमें तुम लोगों को ना थोड़ी फिजिकली बता दूंगा कि एक्सट्रीम पोजीशनिंग किस तरह होती है, क्योंकि तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है Yes, सर sir. आज सर जी सर जो आपने पेपर चेक किए हैं वो दोबारा देख सकते हैं? मेरी एक बात सुन लो, सबके मार्क्स मैंने बढ़ा के लगाए हैं। जो जो मेरे पास मार्कशीट थी ना, अगर मेरे किसी तो को उतने ही इशू है लगे ना हैं। बेटे, 15 से ऊपर बढ़ाने की शायद ना जरूरत नहीं है। सर बढ़ाने के लिए नहीं कहा, गलतियां देखने के लिए कहा है। हाँ, आपने रिव्यू करना है तो वो मैं करवा दूंगा। यस टाइम सर, मैं फ्री रिव्यू होऊंगा करना। कल। मैंने ये नहीं कहा कि नंबर बढ़ा दें, मैंने कहा है देखना है, गलतियां भी करने देखनी वाली। है। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा। मेरी भी 15 बच्चे फेल थे। अस्सलाम वालेकुम सर। खोखर किधर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जी, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सर एक्सरे ट्यूब का फेलियर पढ़ा था और रेडिएशन प्रोटेक्शन पढ़ा था। प्रोटेक्शन उसके कॉजेस पढ़े थे एक्सरे ट्यूब के फेलियर के। वेरी गुड। चलिए, किससे पूछा जाए सवाल? एक्सक्यूज मी सर, मेरा नेट इशू बहुत आ रहा है, तो आप जो है ना अटेंडेंस में ही लगा दीजिएगा। ठीक है जी। और कुछ? आमना हसीब नाम है मेरा, आप मेरी लगा दीजिएगा प्लीज। ठीक है। सीमा, जी सर। ये कोलिमेशन का क्या काम होता है? क्यों करते हैं? क्या होती है सर फिर से रिपीट करें। कोलिमेशन? सर कोलिमेशन में हम डिफरेंट फॉर्म्स में मतलब एक्सरे ले सकते हैं इस तरह से। और कोलिमेशन होती क्या है? उसका काम क्या होता है? सर मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। चलो। स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करती है। और सर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इम्प्रूव है। करती है। और सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक रेडिएशन जाती है एक्सपोजर। एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक हम एक्सपोज करते हैं, उसका फायदा क्या होता है? सर उसका फायदा ये होता है कि जिस एरिया पे हम लोगों ने एक्सपोज करना होता है ना, सिर्फ उसी पे जाती है। बाकी के जो टिश्यूज होते हैं ना, जो सराउंडिंग होते हैं, वो एक्स्ट्रा जो रेडिएशन होती है ना, जो अननेसेसरी होती है, उससे बच जाते हैं। तो इसलिए हम करते हैं कॉलिमेशन। ठीक हो गया। तुम लोगों के लेक्चर्स होते हैं पूरा वीक या किसी स्पेसिफिक डेज पे हैं? सर पूरा वीक होता सर है, बस सैटरडे नहीं होता। ट्यूसडे फ्राइडे फ्री है। सर हमारे होते हैं। ट्यूसडे फ्राइडे फ्री है, मतलब सर ट्यूसडे सबका को? डिफरेंट है स्केड्यूल। सर वेडनेसडे सैटरडे फ्री है हमारा तो। सैटरडे हमारा फ्री होता है। नो सर, हमारे वेडनेसडे को 3 लेक्चर होते हैं। ट्यूसडे को एक भी नहीं है। ये क्या बदतमीजी है अब? सर वो सिलेबस खत्म हो गया ना। सर सबने अपनी मर्जी से सेक्शंस रखे हुए हैं और डिफरेंट सेक्शंस है सबके। उसके अलावा वो भी डिफरेंट हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, तो इस वजह से। अजीब ही है।
मैं तो फिर ट्यूसडे को रखूंगा, फिर देख लेना जो आ सकता वो आ जाए। ओके सर, हम आ ये जाएंगे। सर ट्यूसडे को हमारा फ्री है सर, आ जाएंगे। फिर टाइमिंग क्या रखेंगे आप? सर वो क्या तो रखना ट्यूसडे को? आ गया तू, मिल गया टाइम, यस सर आ गया हूँ। बड़ी जल्दी आ गया। ट्यूसडे को रखना है भाई, एक ये वाले ट्यूसडे को नहीं, किसी भी ट्यूसडे को हो सकता है, एक यानी कि डिस्कशन टाइप क्लास ऑन कैंपस। ओके सर, ओके ओके। सर कोरोना ज्यादा फैल रहा है सर। तो ना ना, मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ सर ऑनलाइन की सहूलत भी मौजूद होगी। बेटे। जिस कमरे में लेना है ना, ऑनलाइन की सहूलत तो फिर अभी भी मौजूद है। जिस कमरे में लेना है ना, वहाँ पे माइक नहीं है 1:26 में। सर ठीक है, बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। चलें सर फिर, कुछ कुछ दिन पहले बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। वाह, तू तो वैसे ही कहता है कि लाहौर का चक्कर लग जाए। यस सर, सही पूछें तो। हाँ, घर वाले वैसे आने नहीं देते होंगे। नहीं सर वो तो कोई टेंशन नहीं है, जब मर्जी आ जाए, लेकिन बहाना भी तो होना चाहिए ना कोई। बस पे जाना होता है, गाड़ी पे? जिस पे दिल करे सर। बस ठीक है, एक प्राडो और 2 मर्सिडीज लेता है, ठीक है। नहीं सर, आप इतनी नहीं है, पसली नहीं है इतनी। पराडो और मर्सिडीज वाली। खोखर मर्जी नाइट बहुत ही खोखरा था यार, कसम। सर ले कौन सी आएंगे गाड़ी और रखी हुक्म है? करे। गाड़ी कौन सी रखी हुई है? सर GL आई है। बस ठीक है, और की चाहिए, शुक्र अदा किया कर। अच्छा भाई, कोलिमेशन का एक तीसरा फायदा भी होता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल इमेज लेते हो, फॉर एग्जांपल किसी आप अपने फ्रेंड की पिक्चर क्लिक कर रहे हो, अगर आप उसकी फुल पिक्चर लेते हो, ठीक है, यानी कि फुल ऊपर सर से लेके टोस तक, ठीक है, तो आप जब उसको जूम करते हो तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, ठीक है। अगर आप उसको हाफ पिक्चर लेते हो, ठीक है, तो आप उसको जूम करोगे तो उसके पिक्सल्स उस तरह से नहीं फटेंगे जितना एक फुल पिक्चर के फटते हैं। तेरे को सिमिलरली पोर्ट्रेट वाला। सिमिलरली आप जब क्या नाम है एक्सरे एक स्पेसिफाइड एरिया का करते हो ना, तो आपकी रेजोल्यूशन अच्छी आती है। जब आप अननेसेसरी एरिया लोगे जो आपको चाहिए ही नहीं, आप फुल फील्ड वाला इमेज लोगे, तो उससे आपकी रेजोल्यूशन पुअर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि क्या नाम है कोलिमेटेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया की इमेज लेनी चाहिए जो आपको सिर्फ रिक्वायर्ड है, ठीक है। इससे पेशेंट की रेडिएशन डोज कम होती है, आपकी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है, ठीक है। और स्कैटर रेडिएशन को तो वो वैसे अब्जॉर्ब करता ही है, ठीक है। ये भाई तुम लोग पढ़ो ना पढ़ो, तुम लोगों का अपना मसला है, ठीक है। सीपी मैंने अपने हिसाब से लगानी है क्योंकि तुम लोग जवाब नहीं देते। जरवा, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्या काम होता है? सर इंटेंसिफाई स्क्रीन जो हमारी रेज आती है ना, बीम आती है स्क्रीन पे, उसको लाइट में कन्वर्ट करती है, हमारे पास इमेज आती है एक। ठीक है, ओके। अच्छा जी, रिजा बताएगी। यस एक्सरे सर। एक्सरे एक्सरे रूम के अंदर प्रोटेक्शन कैसे हमें मिलेगी रेडिएशन से? सर प्रोटेक्शन, सर प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, उसके थ्रू मिलेगी क्या? क्या होते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर्स? क्लास ले रही हूँ, चुप कर जाओ, कर देती हूँ। सर मैंने लेक्चर पढ़ा ही नहीं है वेरी गुड। अच्छे से। सर वाइवा था मेरा। इस चीज का वाइवा? सर सुबह 8 बजे मेरा कंप्यूटर का वाइवा था। फिर उसके बाद? सर मेरी, आपको पता है, अभी अभी कल दोबारा से क्विज है एक और बिहेवियरल का, मैं पढ़ पढ़ के पागल हो गई हूँ सर। मैं देखती नहीं फिर रोज वाले लेक्चर, सही है एंड पे पढ़ भाई, लेती हूँ, वेरी गुड। 4-5 आ जाए तो। सर सही आप है। वाइवा रख लें, उसमें सारा कुछ सुना देंगे, जितने लेक्चर्स आगे पढ़ा दिए आपने वो 1 हफ्ता पहले बता दीजिएगा, पढ़ लेंगे सारे।
वाइवा फाइनली होना है, टेंशन ना ले आप। सर वो तो दे देंगे, वो बस वो तो कुछ दिन पहले पता चल जाती, तैयारी हो जाती है, फिर टेस्ट लगा लेते हैं। जी तो सीपी मैंने शुरू से ही बताई थी आप लोगों को। सिर्फ 10% है या 5? जी 10। ओके हैं सर। 10? जी 10% है सीपी। सर 10% क्लास पार्टिसिपेशन की? अगली बार से तो जी लेक्चर इसका भी याद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये पहले लेक्चर से ही मैंने बताया, अगर आप फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग उठा के सुने तो ये सबको पता है। यस सर। सर उत्तर तो मेरा ध्यान ही नहीं किया, मैंने चेक ही नहीं किया, मैंने कहा 5% होगी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पढ़े ना पढ़े। नहीं सर पढ़ती मैं हूँ, लेकिन सर वो असाइनमेंट्स इतनी ज्यादा आई होती हैं, तो फिर वो जब कंसेक्यूटिव सारा कुछ आ जाता है तो समझ ही नहीं आती, फिर जो रोज का एक लेक्चर होता है वो रह जाता है, वो मैं देखती नहीं हूँ फिर से। ये जनवरी स्टार्ट हो रहा है, बहुत बर्डन यस है, ठीक है, तो इसलिए बी रेडी फॉर दैट। सर। सर यूएसजी का हमारा पहले क्विज आ चुका है, अभी वो भी है 7 जनवरी को, वो है, उसके बाद फाइनल वाइवा है बिहेवियरल का नेक्स्ट मंथ। और सर अभी और असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस भी आनी है, प्रेजेंटेशन है कंप्यूटर की भी अभी आगे नेक्स्ट मंथ में ही सर। अभी तो न्यू ईयर शुरू भी नहीं हुआ तो इतना कुछ आ गया सर। ये बात है ना, पढ़ने वाला साल शुरू होगा आप लोगों के लिए। अल्लाह माफ करे सर। फिर हम सारा साल ही पढ़ते रहेंगे। सर मैंने कल बैठ के 2 असाइनमेंट्स बनाई हैं, सुबह 3 बजे से मैं बैठी थी और मैं रात के 5 बजे तक बनाती रही असाइनमेंट्स, मतलब रात के 5 वो फजर टाइम वाले 5 तक। सही है। सुबह के 5 ये वाले 5, सुबह के 3 ये वाले 3। कहानियां सुन लो बस जितनी मर्जी। सर वाकई मैं आपको सेंड कर सकती हूँ सर, असाइनमेंट्स मैंने पूरी पूरी बनाई हुई है सर, नोट्स मैं बनाती हूँ सर प्रॉपर। ऐसे नहीं पढ़ा जाता, लेक्चर देख लिए पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ा जाता सर। मरियम सलमान, मरियम जी सलमान, जी सर। ये फिल्ट्रेशन का क्या काम होता है? जी फिल्ट्रेशन का क्या काम होता है? तो पता नहीं। वेरी गुड। सादत अली, सर लो एक्सीलेंट। यस सर। आपसे पूछा है, पूछा आपसे? जी सर। सादत अली बताएं फिल्ट्रेशन का क्या काम होता है? सर लास्ट लेक्चर लिया नहीं था। वेरी गुड। जिशान, यस सर। क्या काम होता है काके फिल्ट्रेशन का? सर ये जो कम एनर्जी वाली रेडिएशंस होती है ना, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से वो हनान, पेशेंट तक नहीं पहुंचता। हनान, जी सर। कितनी टाइप्स होती हैं रेडिएशन वो हीट डिसिपेशन की? नहीं पढ़ा हुआ? एरिज, यस सर। कितनी टाइप्स होती हैं हीट डिसिपेशन की? सर रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। क्या फर्क है तीनों में? सर सब जो है वो डिफरेंट टाइप से ट्रांसफर होती हैं। ज़्यादातर जो कैसे? हीट है ना वो रेडिएशन से होती है, ठीक और है। जो है ना उस हाँ जी उसमें अनोड जो है वो ग्लो करता है, रेड हॉट हो जाता है, और वो इंफ्रारेड कंडक्शन, रेडिएशन को कंडक्शन कैसे होती है? कंडक्शन कैसे होती है? सर जो सेकंड टाइप होती है वो होती है हमारे पास, उसमें जब एनोड में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तो 1 से 2 सेकंड के लिए तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से जो होती है वो हीट निकलती है। नहीं उससे क्या था सर, मैं पढ़ा कंफ्यूज हो रही थोड़ी सी। अच्छा, कन्वेक्शन क्या होती है?
एक मिनट सर मैं बताती हूँ। एक तो होने पड़ेगी ना। मेरी बात कान खोल के सुन लो। जो एसओपीज यस सर। दी गई है ना वाइवा के लिए, यस नो वाले क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, और जिस तरह का अभी सवाल पूछा है इसके लिए सिर्फ वो क्या नाम है 5 सेकंड। वैसे वैसे मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ मैं आपको वैसे बता। अच्छा। और लॉन्ग क्वेश्चन जैसा अभी पूछा है इसके लिए सिर्फ 30 सेकंड है। तो ये अपने दिमागों में अभी से बिठा लेना, ठीक है। और वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो इसलिए कोई बाद में ये नहीं कह सकता कि सर क्या नाम है मेरे मार्क्स बढ़ा दें, ये कर दें वो कर दें। समझ आइए? ठीक है सर। वैसे कन्वेक्शन को देखें ना तो वो जो होते हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से जो ट्रांसफर होते हैं उसको कहते हैं हम हीट, उसको कहते हैं हम कन्वेक्शन। मिलान, अगर आप वैसे डेफिनेशन। यस सर। मैंने मार्क्स बताए थे ना लास्ट लेक्चर में। यस सर। जरा जाके दोबारा देखना। सर वही मुझे बुखार हुआ और मैं बस खुश हो गया था कि चलो पास हो गया। सर मुझे भी 1 नंबर अच्छा मिल गया, ज्यादा मिल गया, मैं बहुत खुश हुआ था। सबको ही मिला। दिल से दुआ निकली थी सर आपके लिए। तू जड़ियां दुआवां देनियां ने ना इंसान बन जा तू। सर मैंने तो दी थी। सर रिव्यू के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। किसके लिए? रिव्यू के लिए। ये बाजी जून का सेशन। ओके सर। मेरी बात सुनो बाजी, 16 नंबरों पे भी रिव्यू चाहिए? सर 17 है। खुदा का खौफ है सर 20 में से है सर। यहाँ पे आपको पता है पॉइंट्स से ग्रेड्स कम होते हैं। यस सर। ठीक है बाजी, कर लेंगे रिव्यू। और बताएं सर इसलिए भी देख लेंगे ना, आइंदा वो गलतियां नहीं करेंगे हम। हाँ, और बाजी अगर घट गए तो मैं घटा देने जे, ठीक है? बाद च नहीं कहना। ओके सर देख ले सर ठीक है। क्योंकि मैंने बड़ी खुली करके की थी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अगर रो रहे हो तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ फिर सही तरह दसना चाहिए। ओके सर। बाकी मैं आपको काउंसलिंग बाद में बता दूंगा, ठीक है? तो इसका रिव्यू कर लेंगे। अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, अब एक्सरे का एनोड जो है वो रोटेटिंग होता है, ये मैंने बताया था। उसको रोटेट करती क्या चीज़ है? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या होती है? An electromagnetic induction motor is used to rotate the anode. Induction motor consists of two principal parts separated from each other by the glass or metal enclosure. इंडक्शन मोटर जो कि एनोड की बैक साइड पे लगी होती है, जिससे एनोड को हम रोटेट करवाते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक मेटल या ग्लास एनक्लोजर के अंदर होता है और एक बाहर होता है, ठीक है? इनसाइड द एनक्लोजर इज अ shaft of bars of copper and soft iron fabricated into one mass, ठीक है? जो एनक्लोजर के अंदर होती है, ठीक है, वो क्या होती है? कॉपर की बार्स होती हैं और उसके साथ सॉफ्ट आयरन फैब्रिकेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रोटर। और जो मेटल एनक्लोजर के अंदर होता है, ठीक है, ये ग्लास एनक्लोजर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर किस चीज़ का होता है? ये उल्टा हो गया। हाँ, बाहर स्टेटर होता है और इनसाइड रोटर होता है। स्टेटर के अंदर क्या होता है? सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इक्वली स्पेस्ड अराउंड द नेक ऑफ द ट्यूब, ठीक है? इसके अंदर इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है, आपकी ट्यूब के अराउंड। वर्क कैसे करता है ये? द इंडक्शन मोटर वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिमिलर टू ट्रांसफार्मर। जैसा कि ट्रांसफार्मर होता है कि क्या नाम है आपका, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं प्राइमरी कॉइल को, ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, क्योंकि आपकी पीछे से लाइट की वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही होती है। इसकी वजह से क्या नाम है आपके सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज जनरेट होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फिनोमिना चल रहा होता है, ठीक है? करंट इन ईच स्टेटर वाइंडिंग इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट सराउंड्स द रोटर. The stator windings are energized sequentially so that the induced magnetic field rotates on the axis of stator. These magnetic field interacts with the ferromagnetic rotor, causing it to rotate synchronously with activated stator windings. कुछ इस तरह की होती है आपकी इंडक्शन मोटर। ये आपका एनोड है, ये उसके पीछे रोटर अटैच हुआ है, ठीक है, आयरन और साथ ये कॉपर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा हुआ उन्होंने। ये बाहर वाली साइड पे आपके स्टेटर्स लगे हुए हैं। ये वाला जो इन्होंने एनक्लोजर दिखाया हुआ है ब्लैक रिंग से, ठीक है,
ये गिलास का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। ठीक हो गया। और ये इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है इन्होंने कि किस तरह नजर आता है। ठीक है। यस सर। उसके बाद लाइन फोकस प्रिंसिपल। बिफोर द रोटेटिंग एनोड वाज डेवलप्ड, रोटेटिंग एनोड जब नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तब आपके पास स्टेशनरी एनोड होता था। ये एक रोटेटिंग एनोड है। जो स्टेशनरी एनोड होता था ना, वो सीधा होता था, यानी कि ये इसके अंदर ये एंगल दिया हुआ है ना, ऐसे टिल्ट सा। ठीक है। जो स्टेशनरी होता था वो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होता था। Before the rotating nodes were developed, another design was incorporated into the X-ray tube targets to allow a large area for hitting while maintaining a small focal spot. By angling the target, one makes the effective area of the target much smaller than the actual area of electron interaction. This design is known as line focus principle. वो क्या कहता है जब आपके पास रोटेटिंग एनोड नहीं डेवलप किया गया था, ठीक है, तो उन्होंने एक नई टेक्निक यूज़ की थी, क्या नाम है साइंटिस्ट ने, कि आपका जो क्या नाम है फोकल स्पॉट का एरिया वो क्या नाम है कम हो जाए और आपकी हीट डिसिपेशन का एरिया बढ़ जाए। वो उन्होंने कैसे किया था? ये देखो, पिक्चर नजर आ रही है? यस सर। पहले जो Yes, एनोड होते sir. थे ना, वो इस तरह के होते थे, स्टेशनरी एक जगह पे रुके हुए, ठीक है। ये सीधे हुआ करते थे, स्ट्रेट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा तिरछा एंगल दे दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा? ये क्या है? ये देखो, पहले नोड होते थे इस तरह स्ट्रेट, फिलामेंट से स्ट्रेट आके आपकी एक्सरे स्ट्राइक करती थी, ठीक है, और यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होके इधर नीचे आती थी। उन्होंने कहा ये तो पूरे के पूरे फोकल स्पॉट पे रेज फॉल कर रही हैं, तो हीटिंग जो है ना पूरे नोड की हो रही है, तो हम क्यों ना कोई इस तरह का तरीका डेवलप करें कि फोकल स्पॉट के थोड़े एरिया पे क्या नाम है रेज स्ट्राइक करें, ठीक है, और हीटिंग जो डिवाइड हो जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने कहा भाईजान ये जो है ना, हम इसको फोकल स्पॉट को ना टिल्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ये रेज आ रही हैं वो इतने एरिया तक स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, हाफ एरिया बच गया, तो आपकी हीट डिसिपेशन के लिए एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने बोला था लाइन फोकस प्रिंसिपल, ठीक है। और इससे दूसरा क्या फ़ायदा होता है, दूसरा इससे ये फ़ायदा होता है जो आपकी एक्सरे बीम है वो और ज़्यादा कन्फाइन हो जाती है। जैसा कि ये देखो, इतनी बड़ी बीम आई, उसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो इसके टिल्ट होने की वजह से वो बीम इकट्ठी होके और कम हो गई, ठीक है, एक पेंसिल की तरह वो पतली हो गई,
ठीक है। जितनी ज़्यादा कन्फाइंड बीम होगी उतनी ज़्यादा आपकी एक्सरे की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्प्रेड आउट करेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा रेडिएशन स्कैटर होगी और उतनी पावर कम होगी, ठीक है। यस समझ आई है इस बात की? यस सर। समझ आ गई है लाइन फोकस प्रिंसिपल की कि नहीं? यस सर, आ गई है। आ गई है सर। सबको आ गई है? यस सर। ठीक है। क्यों? सर मुझे तो पहले बस नोड इतनी समझ आई है, पहले नोट पहले सीधा होता था, आगे तो मुझे समझ ही नहीं आई। पहले नोड सीधा होता था, फिर उसके बाद उन्होंने उसको कर दिया टिल्ट। टिल्ट करने से क्या हुआ कि आपका जो एरिया है फोकल स्पॉट का, उसके हाफ, ऑलमोस्ट हाफ एरिया पे एक्सरे स्ट्राइक करती थी, ठीक है। वहां से क्या नाम है, एक्सरे प्रोड्यूस होती थी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइकिंग की वजह से, और बाकी जो फोकल स्पॉट का एरिया था उसके अंदर आपकी हीट डिसिपेट हो जाती थी कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन कन्वेक्शन इसीलिए बढ़ाया था ताकि तुम लोगों को पता चले कि हमने हाफ फोकस स्पॉट पे क्यों फॉल करवाई है, हीट डिसिपेशन किस तरह बढ़ गई है। जब पूरे के पूरे पे फॉल करेगी तो पूरे का पूरा गर्म हो जाएगा, हीट डिसिपेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। जब आधा हिस्सा ठंडा होगा और आधा गर्म होगा तो वो जो ठंडे हिस्से में वहाँ हीट चली जाएगी तो हीट डिसिपेशन बढ़ जाएगी। समझ आ गई है अब इस बात की कि हमने क्यों एंगल दिया उसको? यस सर। ठीक है। और दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारी बीम बहुत ज्यादा कन्फाइन हो जाएगी, ठीक है। यस सर। The effective target area or effective focal spot size is the area projected onto the patient and the image receptor. इफेक्टिव फोकल स्पॉट का एरिया वही होता है जो हम कोलीमेटर के थ्रू, यानी कि कोलीमेट करके पेशेंट के ऊपर जो हमारी लाइट पड़ी होती है कि कितने हिस्से पे आपकी एक्सरे फॉल करेंगी। फोकल स्पॉट का जो एक्सरे निकली होती है इफेक्टिव फोकल स्पॉट से, ठीक है, वो उसके एग्जैक्ट बराबर होती है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू गिवन व्हेन लार्ज और स्मॉल फोकल स्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड. When the target angle is made smaller, the effective focal spot is also made smaller. जितना छोटा एंगल होगा इफेक्टिव फोकस स्पॉट, वो टारगेट एंगल का, उतना ही ज्यादा क्या नाम आपका फोकस स्पॉट छोटा होगा। यहाँ पे इतना एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसका एंगल हम छोटा करेंगे ना तो आपका इफेक्टिव फोकस स्पॉट और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चीज और कम हो जाएगी, ठीक है। आपकी बीम और ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन उससे एक नुकसान होता है, वो नुकसान आगे पढ़ाता हूँ कि क्या होता है। Diagnostic X-ray tubes have the target angles that vary from approximately 5 to 20. ठीक है। एनोड की अंदर जो हमने ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला, ये 5 से 20 के दरमियान वेरी करता है। The advantages of the line focus principle is that it simultaneously improves spatial resolution and heat capacity. Biangular targets are also available that produce two focal spots because of the two different target angles on the anode. ये बाईएंगुलर टारगेट है, एक छोटा फोकस स्पॉट ये है और एक ये बड़ा फोकस स्पॉट, ठीक हो गया। अब नुकसान क्या है एक्सरे के फोकस, ये एनोड के फोकस स्पॉट कम करने का, ठीक है, हील इफेक्ट। ठीक है बच्चों, क्या नुकसान होता है? हील इफेक्ट होता है। अब हील इफेक्ट होता क्या है? One unfortunate consequence of line focus principle is that radiation intensity on the cathode side of X-ray field is greater than the anode side. Electrons interact with the target atoms at various depths. वो क्या कह रहा है कि जो आपकी एनोड वाली साइड है, यानी कि इस साइड पे यहाँ से जो एक्सरेज निकलेंगी उनकी इंटेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस साइड, ठीक है। किस तरह? जो यहाँ से एक्सरेज निकलनी है, जो एनोड की तरफ एक्सरेज निकलेंगी उनकी इंटेंसिटी कम होगी। जो कैथोड वाली साइड, जहाँ से
इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, उस साइड पे जो एक्सरेज निकलेंगी उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, ये भी उसकी वजह बता देते हैं अभी। The X-rays that constitute the useful beam emitted towards the anode side must traverse a greater thickness of the target material than the X-rays emitted towards the cathode direction. जो कैथोड वाली साइड है वो एक्सरेज फ्रीली नीचे आ जाती हैं, लेकिन जो एनोड वाली है ना उनको थोड़ा सा एनोड के अंदर से पास करके आना पड़ता है, ठीक है। The intensity of the X-rays that are emitted through the heel of the target is reduced because they have a larger path through the target and therefore increase absorption. This effect is called heel effect. अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है जैसे मैंने ऊपर बताया। ये देखो इमेज नजर आ रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। इस जगह को देखो गौर से, जो एक्सरेज आपकी कैथोड की तरफ से निकल रही हैं, कैथोड वाली साइड पे निकल रही हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलर इंटेंसिटी वाली इधर से भी निकल रही हैं, बट उनको क्या है, उनको एनोड के अंदर से पास करना पड़ रहा है, ठीक है। उनको एनोड के अंदर से पास करना पड़ रहा है, इसलिए उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये देख रहे हो इस जगह को, ये वाली जगह, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं हील इफेक्ट, कि जो एनोड की तरफ एक्सरेज एमिट होती हैं उनको एनोड के अंदर से थोड़ा सा एरिया पास करके आना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू कैथोड साइड एक्सरेज, ठीक है। यस सर। The difference in radiation intensity across the useful beam of X-ray field can vary by as much as 45%. Useful beam वो इस सारी जितनी भी X-ray की beam emit हो रही है ना, टोटल ये जितनी भी रेडिश एरिया उसने दिखाया हुआ, इस पूरी को वो यूजफुल बीम कह रहा है, ठीक है। और ये जो एक इमेजिनरी लाइन उसने ड्रॉ की हुई है ना, हम इसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना कि हमने एक्सरे का फॉर एग्जांपल हैंड का एक्सरे करना है, तो हमने क्या नाम है उसको, आपकी क्या नाम है, सेकंड नकल पे सेंटर करना है। चेस्ट का एक्सरे करना है तो आपने स्टर्नम पे सेंटर करना है कि सेंटर रे वहां से पास करनी चाहिए। वो एक इमेजिनरी सी ये लाइन होती है, सेंटर उसको बोलते हैं, ठीक है। यस सर। The central ray of the useful beam is the imaginary line generated by the centermost X-ray in the beam. If the radiation intensity along the central X-ray is designated as 100, then the intensity on the cathode side may be as high as 120% and on the anode side may be as low as 75%. ठीक है, कि अगर सेंटर में 100 हम उसको वैल्यू दे रहे हैं कि 100 keV का एक्सरे आ रही है सेंटर में, तो आपकी कैथोड साइड पे कितनी होगी, ऑलमोस्ट 120, और एनोड साइड पे 75। क्यों? क्योंकि उसको हील के अंदर के पास करके आना पड़ता है, ठीक है। यस सर। यस सर। और जितना स्मॉलर होगा एंगल आपका एनोड का, उतनी ज्यादा आपकी हील इफेक्ट होगा। सर अंकल वाली बात जरा एक्सप्लेन करिएगा। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अब सर ये जो जी सर स्मॉलर एंगल लार्ज हील इफेक्ट वाली बात एक्सप्लेन करिएगा। ये एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो इसका एंगल इतना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ ही करके बता देता हूँ ताकि तुम्हें, ठीक है, जैसे उसने ऊपर वाली इमेज में दिखाता हूँ करके। ये देखो जो उसने एंगल ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये वाला। अगर आप इसको और कम कर दो, यानी कि अगर यहाँ से ले आओ, ठीक है, तो एक्सरे ज्यादा इसके अंदर से गुजरेंगी, ठीक है, एंगल कम हो जाएगा। ये वाली लाइन ऑलमोस्ट, यार एक तो ये देखो, ठीक है, एंगल कम हो गया तो आपका यहाँ से भी एंगल कम हो गया, तो आपकी हील लंबी हो गई, मींस ज्यादा एक्सरेज इसके अंदर से पास करेंगे, ठीक है। yes,
तो जितना एंगल कम होगा उतना ज्यादा हील इफेक्ट होगा। ठीक है, ओके सर। अब समझ आ गई? यस सर, आ गई। अच्छा जी, अब एक्सरेज दो तरह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, एक फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के थ्रू और एक कॉम्पैक्ट स्कैटरिंग के थ्रू। जो फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है आपके एनोड के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन बीम का एनोड के एटम के साथ अगर फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होता है तो उस एक्सरे को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, और अगर जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसका इंटरेक्शन आपके एनोड के एटम के साथ कॉम्पैक्ट स्कैटरिंग के थ्रू होता है, तो उन एक्सरेज को हम कहते हैं ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरेज। ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ ए K shell इलेक्ट्रॉन। कुछ याद है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? किसी को पता हो? क्यों भाई, मैट्रिक में पढ़ा नहीं था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? रिजा, नहीं आता किसी को भी? सर ये वो है जिसमें हम लाइट को पास कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में से रिलीज होते हैं। जी बिल्कुल, लाइट को नहीं पास कराते, इलेक्ट्रॉन की बोmbardment करवाते हैं। यस ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, एटम के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके इनर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बाहर निकाल देता है और खुद भी बाहर चल जाता है। अब वहां पे क्रिएट हो जाती है वैकेंसी। ठीक है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जब एक एल शेल का इलेक्ट्रॉन उस के शेल में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सरे, के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कि स्पेसिफिकली के शेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और वहाँ पे फिलिंग हुई एल शेल से। ठीक है, तो उसके नतीजे में जो एक्सरे निकली उसको हम बोलते हैं के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के थ्रू जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है हम उसको कहते हैं के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे या एल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, अगर एल शेल से रिमूव हुआ। कुछ समझ आई है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किसको कहते हैं? यस सर। सबको समझ आ गई है? यस सर। यस सर। पक्की बात है? यस सर। और एक बात ये थी सर, बेटे मुझे आवाज सबसे सही से नहीं आ रही, मैं मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लूं सर? जी कर लें। जब आपका एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ इस तरह इंटरेक्ट करे कि वो उसके इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, चाहे वो के से करे चाहे वो एल से करे, ठीक है, और ख़ुद भी बाहर चला जाए, ठीक है, और फिर वहाँ पे उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए एक ऊपर वाले शेल में से एल में से या एम में से एक एटम नीचे के शेल में जाए, ठीक है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब अगर के शेल से रिमूव हुआ है तो के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एल शेल से रिमूव हुआ है तो एल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, अब समझ आ गई है? In mammography, 17 to 19.5 kilo electron volt characteristic X-rays produced with molybdenum target and 23 kilo electron volt is produced with rhodium target. और आपके जो नॉर्मल एक्सरे ट्यूब होती है ना उसके अंदर टंगस्टन से जो के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होती है वो क्या नाम है 69.5 समथिंग होती है। वो जो मैंने एटम्स की अरेंजमेंट नहीं पढ़ाई थी, न्यूक्लियर अरेंजमेंट, ठीक है, उसके अंदर वो लिखे हुए हैं कि शेल की कितनी एनर्जी होती है, किस शेल में कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो देख लेना। उसके बाद ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं कॉम्पैक्ट स्कैटरिंग के इंटरेक्शन से। जब आपकी इलेक्ट्रॉन बीम के इलेक्ट्रॉन एनोड के एटम के साथ इस तरह इंटरेक्ट करें कि वो उसके न्यूक्लियस के पास से होके किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट ना करें बल्कि खुद ही दूसरी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएं, तो वहाँ पे जो एनर्जी वो लूज करेगा, ठीक है, इंटरेक्शन के दौरान, कि वो न्यूक्लियस के पास आया, न्यूक्लियस ने उसको रिपेल किया,
वो न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया और इलेक्ट्रॉन ने रिपेल किया और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है। तो उस डायरेक्शन चेंज में और उसके वो उस इंटरेक्शन में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो जो एनर्जी लूज करता है वो भी एक्सरे की फॉर्म में एमिट होती है और उसको हम बोलते हैं ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरेज। ज़ूबिया, ज़ूबिया, हाँ जी सर। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? हाँ जी सर। कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किसी होती है? सर बता रही, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मतलब किसी एटम के साथ इस तरह स्ट्राइक करे कि वो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे और खुद भी रिमूव हो जाए, तो उसकी जो फिर वैकेंसी आ जाती है कोई के या फिर एल शेल या एम या एन शेल में से कोई उसकी वैकेंसी को पूरा करे, तो वो जो हमारे पास रे आती है वो करेक्टरिस्टिक्स एक्स रे आती है। वो जिस शेल से आएगी तो हम उसका साथ लिख देंगे, ये के से आ रही है, एल से आ रही है, एम से आ रही है। जब क्या नाम है के से रिमूव हुआ है और एल शेल वाले ने उसकी क्या नाम है वो पूरी की है, क्या कहते हैं उसको, वैकेंसी, ठीक है, या एम शेल वाला भी आके पूरी कर सकता है, ठीक है। तो उसके जंपिंग की वजह से एक हायर एनर्जी लेवल, वो क्या नाम है, वहाँ से हायर शेल से लोअर शेल में जंपिंग की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी ना उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलेंगे। और जिस शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा ना, ठीक है, उसका नाम साथ लगा देंगे। ये इंटरेक्शन कौन सा होगा? इंटरेक्शन कौन सा होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। वेरी गुड। किसने बताया? फोटो मैंने इलेक्ट्रिक माँ हमने। अच्छा, और कॉम्पटन, क्या नाम है, कॉम्पटन कह रहा हूँ, ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरेज वो किस तरह प्रोड्यूस होंगी? सर जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह, सर मुझसे पूछो। जो कोई भी बता दे। सर जब इलेक्ट्रॉन आएगा और वो कि वो उसके बल्कि अपनी चेंज कर दे। बोलो ज़ुबिया। अच्छा ठीक है, दोनों को ही आता है। सबको पता लग गया है कि किस तरह कौन से इंटरेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है? कि वो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव ना करे बल्कि। अच्छा, in mammography low kVp is used because it helps to minimize Compton scattering and maximize the photoelectric effect in order to enhance the different absorption of various tissues of the breast. Low kVp, मैंने बताया था kVp क्या होती है? kVp किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रॉन के पेनिट्रेशन एबिलिटी को। हाँ, अब अगर पेनिट्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि वो क्या नाम है आपके एटम के साथ इंटरेक्ट करके बाहर निकल जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम मैमो में लो केवीपी यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके एटम के साथ इस तरह इंटरेक्ट करे कि वो उसके किसी शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, ठीक है। और उससे फिर जो एक्सरे निकलती है ना वो फिल्म के ऊपर एक अच्छा कंट्रास्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसलिए हम मैमो में लो केवीपी टेक्निक यूज करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी जनरल एक्सरे ट्यूब और मैमोग्राफी ट्यूब के डिफरेंस की, ठीक है। जनरल एक्सरे ट्यूब में ब्रेमस्टर्लिंग और कैरेक्टरिस्टिक दोनों प्रोड्यूस होती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है, उसके डिफरेंट शेल्स हैं ज़्यादा सारे और उनके एनर्जी डिफरेंस है। मोलिब्डेनम क्या नाम है, जो आपकी मैमोग्राफिक ट्यूब है उसके अंदर मोलिब्डेनम यूज़ होता है या रोडियम यूज़ होता है, उनके शेल्स थोड़े हैं, ठीक है। और हम केवीपी भी कम यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पे आपकी सिर्फ ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जो नॉर्मल एक्सरे उसके अंदर आप हाई केवीपी यूज़ कर सकते हो 50 से 120 तक। वहाँ पे टारगेट और फिल्टर कौन सा यूज़ होता है? टंगस्टन का टारगेट होता है और फिल्टर साथ मोलिब्डेनम एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। मैमोग्राफी में मोलिब्डेनम टारगेट और रोडियम फिल्टर। एक्सरे ट्यूब के अंदर विंडो जो होती है ग्लास की होती है और जो मैमोग्राफिक ट्यूब है उसके अंदर वो विंडो जहाँ से एक्सरेज ने एमिट होकर नीचे आना है वो बेरिलियम या बोरोसिलिकेट ग्लास की होती है, ठीक है। SID का मतलब होता है सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। सोर्स मींस एक्सरे ट्यूब, इमेज रिसेप्टर मींस आपकी जो कैसेट होती है जिसके अंदर फिल्म लोड हुई होती है, ठीक है। वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल एक्सरे में 100 to 180 और मेमो में 60 to 80, ठीक है। एनोड की एंगुलेशन 6 to 20 डिग्रीज होती है, ट्यूब एंगल कोई नहीं होता।
यहाँ पे नोड की एंगुलेशन 6 डिग्रीज होती है और ट्यूब एंगल 23 टू 25 डिग्री होता है, और फोकस पॉइंट वहाँ पे 0.1 और 1 मिलीमीटर, यहाँ पे 0.1 और 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, किसी का कोई सवाल? तो भी आवाज कट रही है आपकी। टेंडर्स लगवाओ मुझे जरा। अब्दुल बसीर, गुड सर। अकबर, अनम फातिमा, अनम नूरीन। यस सर। यस अनम सर। नहीं पता अनम फातिमा, अनम नूरीन दोनों हैं? मैं कह रही हूँ इसीलिए मैमोग्राफ सर। यस सर। अक्सर, अरशद, गाजिया, वसीम, प्रेजेंट सर। हिरा बिनत रजा, प्रेजेंट सर। इरम, इरम साबिर, लाइबा, प्रेजेंट सर। मरियम आरिफ, प्रेजेंट सर। मरियम सलमान, प्रेजेंट सर। महमूना, यस सर। मुबीन, अहमद, खोखर, बिलाल, फैसल, प्रेजेंट सर। रऊफ, रऊफ, मुनीबा बशीर, यस नूर सर। नवाज, राना मोइज, रिदा जहरा। यस सर। मोइज भी नहीं है क्लास में? अभी रिमशा, प्रेजेंट सर। सादत अली, प्रेजेंट सर। फिरोज, सीमा, प्रेजेंट सर। सिकंदर, प्रेजेंट सर। इक्तदार, तहमीना, यस सर। तूबा, प्रेजेंट सर। उमैर, प्रेजेंट सर। जोनिश, जूबिया। जोनिश कहाँ है? 2 लेक्चर से एब्सेंट है वो। जोनिश को बता दीजिएगा कि सर कह रहे थे कि 2 लेक्चर से एब्सेंट है। अच्छा सर, बता दूंगी मैं सर। ओके। लाइबाज खैर है, बोली नहीं लेक्चर में। सर सुबह उसने बताया था कि उसके सर ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है तो वो जा रही है। तो सुबह ही क्लास में उसने बताया था मैम। लाहौर जाना उसने। जी लाइबा। जी सर। आज खैर थी? जी सर, वो बस इमरजेंसी जाना पड़ा था तो कहाँ अभी जाना थोड़ी पड़ देर गया पहले था? ही मैं पहुंची हूँ। आपकी क्लास से 5 मिनट पहले मैं आई हूँ यहाँ पर। कहाँ पर?
लाहौर में सर, मैं अभी पहुंची हूँ। ठीक है, फिर सही है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ पहुंच गई, चांद पे नहीं चली गई। किसी का कोई सवाल है या लेक्चर एंड कर दें बस? एक्सक्यूज मी सर, सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। जिनका नाम नहीं बोला उनकी लग गई है। ओके सर, ठीक है सर। मेरी लग गई है जी लग गई है। सर मेरी लग गई है अटेंडेंस। मारिया की लगी। जी लग गई है। मोइस बेटे तू किधर गायब रहता, मुझे समझ नहीं आती। सर मैं बोल रहा था। अब जाके तेरी आवाज निकली है। खोकर किधर है? दूसरे अहमद की एब्सेंट लगी हुई है। लेक्चर में कौन है? अब्दुल मनान, खोखर है, अहमद है? खोखर है सर। अहमद नहीं है आज सर। जी बेटे। सर मेरी एब्सेंट गई है, आपने प्रेजेंट प्रेजेंट लगाई है। जी प्रेजेंट है। चलो सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, फिर जी ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।